इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पूरे मिशन परिवार की तरफ से, कुंवर कनक सिंह सर की तरफ से, मेरी तरफ से, सुमित सर की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है इस प्लेटफॉर्म पर। और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है अक्षांश और देशांतर, और अभी अपन पढ़ रहे हैं देशांतर। सबसे पहले सुरेंद्र कुमार जी, आप ही से बातचीत कर लेते हैं। गुरुजी, आपने अक्षांश पढ़ाते समय कुल अक्षांशों की संख्या 181 बताई थी, लेकिन कक्षा 6 की पुस्तक में सर ने याद किया। चलिए आगे वो कमेंट्स आएगा तब देखेंगे। कक्षा 6 की पुस्तक में 180 लिखा हुआ है उत्तर दक्षिण विभाजन के संदर्भ में। तो कमेंट्स वापस आ नहीं रहा, मैं पूरा पढ़ नहीं पाया। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र कुंडेलवाल, वहाँ आपने जो कमेंट्स लिखा है उसी में आपका आंसर है, उसी में आपका आंसर है। क्लियर? उसी में आपका आंसर है उत्तर दक्षिण के संदर्भ में। तो 0 डिग्री हट जाएगी, क्योंकि अक्षांश की परिभाषा मैंने क्या बताई थी आपको और लिखाई थी। ठीक है, हाँ मुस्कुराते रहिए। अक्षांश की परिभाषा किस रूप में लिखी थी अपन ने? ध्यान दें, आधार, और आधार से उत्तर और दक्षिण की ओर कितने हो गए? 90 उत्तर और 90 दक्षिण, तो 180 हो गए। लेकिन ध्यान दें, यदि आधार को काउंट करते हैं कुल अक्षांश कितने हो जाते हैं? 181। आप उस कमेंट्स को पढ़ना सुरेंद्र जी, आप ही ने क्वेश्चन भी आप ही ने पूछा है और आंसर भी आप ही दे रहे हो उसको। ठीक है, उत्तर दक्षिण के संदर्भ में 180 हो जाते हैं अक्षांश। तो आधार, अपन ने परिभाषा क्या लिखी थी कि बोली थी पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखीय आधार, तो भूमध्य रेखा हट जाएगी, तो भूमध्य रेखा हट जाएगी। अब आगे ये भी है उत्तर व दक्षिण के क्रम में, तो ऊपर के 90 डिग्री, नीचे के 90 डिग्री, 0 डिग्री से तो लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन भी आप ही पूछ रहे हो और आंसर भी आप ही दे रहे हो। ठीक है, हाँ टोटल अक्षांश, सर क्लास नहीं हुई थी क्या? चलिए, टोटल जो अक्षांश है, अभी तक इसी दुविधा में हो आप कि ये कलर, हाँ ब्लैक सही है। ये आधार, तो ये पृथ्वी का केंद्र और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये तो हो गया आधार। अब आधार से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर कुल कितने अक्षांश है? तो ध्यान दें, उत्तर की ओर 90 डिग्री और दक्षिण की ओर कितने? 90 डिग्री। 90 डिग्री कितने हुए? 180। तो कोण कितने हुए? 180 कोण हो गए। लेकिन कुल अगर टोटल पूरी ग्लोब का पूछेगा तो कितने आएंगे? 181। ठीक है, 90 प्लस एक ही आधार भी आ जाएगा, तो कितने हो गए? 181। तो क्वेश्चन भी आप ही दे रहे हो और आंसर भी आप ही दे रहे हो। कल क्लास नहीं हुई थी भाई। ठीक है, चलिए आज अपना नया टॉपिक अपन शुरू करते हैं इस क्रम में, वो है लॉन्गिट्यूड, देशांतर। देशांतर और ध्यान दें याम्योत्तर, मध्याह्न, याम्योत्तर मध्याह्न, बात एक ही है, मेरीडाइन। याम्योत्तर यानी मेरीडाइन, मध्याह्न यानी मेरीडाइन, यानी दिन का मध्यवर्ती भाग। मेरीडाइन का मतलब क्या है? दिन का मध्य भाग, दिन का मध्य भाग, लैटिन भाषा का शब्द है ये, और उसी से मेरीडाइन बना है। तो आज अपन पढ़ेंगे अक्षांश। अपन पढ़ चुके हैं अक्षांश का पूरा डेप्थ में डाटा अपन पढ़ चुके हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम खींची जाती है, ये अपन पहले ही क्लियर कर चुके हैं। चलिए, देशांतर, याम्योत्तर, मध्याह्न, बात एक ही है। ठीक है, अब जैसे ये देखें कि अपने राजस्थान में
मध्याह्न से कौन सी रेखा गुजरती है? बिल्कुल मध्य से। राजस्थान के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगर राजस्थान का मानक समय निर्धारित करेंगे अपन भविष्य में, या छोड़ो इस बात को, तो करेंगे, तो ध्यान दें अपन कौन सी रेखा को मानक रेखा मानेंगे? वो मानेंगे 74 डिग्री पूर्वी देशांतर को। तो मध्याह्न और दिन में ध्यान दें 12 बजे के लगभग सूर्य जहाँ मध्य की स्थिति होती है उन्हें मध्याह्न कहते हैं। तो इसके तीनों चारों नाम ये एक ही हैं। ठीक है, आप ये देखें, देशांतर, याम्योत्तर और मध्याह्न। देशांतर विस्तार क्या है? तो चलिए आगे देखेंगे। राजस्थान एकेडमी, बहुत ज्यादा आगे आ गए आप। फिलहाल अपन कहां चल रहे हैं? देशांतरों पर। याम्योत्तर, मध्याह्न, ये तीनों नाम एक ही है, आपको पहले तो ये ध्यान में रखना है। और लास्ट क्लास या उसके लास्ट क्लास में मैंने एक बात बताई थी आपको कि देशांतरों का निर्धारण करने में, अक्षांशों का निर्धारण करने में देशांतरों की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, जहां से मेजरमेंट स्टार्ट करें, जहां से मेजरमेंट स्टार्ट करें। क्लियर? क्योंकि ग्लोब एक ग्रिड के रूप में है। किसके? ग्रिड के रूप में, जाल के रूप में। ग्लोब पर अक्षांश देशांतर रेखाएं। तो प्रधान याम्योत्तर या प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा का सर्वप्रथम निर्धारणकर्ता फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। निर्धारणकर्ता कौन था? हेरोडोटस था। सबसे पहले प्रधान देशांतर का निर्धारण किसने निर्धारित किया था? हेरोडोटस ने। देशांतर, याम्योत्तर और मध्याह्न बात एक ही है। प्रधान देशांतर रेखा का सर्वप्रथम निर्धारण करता हेरोडोटस था। कौन था? हेरोडोटस। क्लियर? अब ये देखते हैं अपन देशांतर होते क्या है। देशांतर होते क्या है? देशांतर क्या होते हैं? कोण होते हैं, जैसे अक्षांश होते हैं। और अपन इसे क्या कहते हैं? कोणीय दूरी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोणीय दूरी। बात एक ही है, बाकी है क्या? ये एंगल है। क्या है? कोण है। ठीक है, अब आगे देखें कि देशांतर कोण है तो कहां से खींचे जाते हैं? पृथ्वी के केंद्र से, या भूमध्य रेखा से, या ग्रीनविच रेखा से, या पृथ्वी के अक्ष से। इन चारों में से आपको राइट आंसर चुनना है कि देशांतर खींचे कहां से जाते हैं। और इसी को अपन पहले व्याख्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहले दे हेरोडोटस नहीं सर, हेरोडोट्स। चलिए बात एक ही है। अरे भाई बात एक ही है। ठीक है, राजस्थान एकेडमी। चलिए, अक्षांश पूरे हो गए, 4 घंटे क्लास होगी अक्षांशों में। ठीक है, रीना जहांगीर 4 घंटे पढ़ लिए बेटा अक्षांश को। आई एम न्यू स्टूडेंट रेणु शर्मा, आपका वेलकम है रेणु बेटा। क्लियर? तो ध्यान दें, इसमें राइट आंसर क्या होगा पहले तो ये देखें आप, जल्दी से देखो। पृथ्वी के अक्ष से, संतोष यादव वेरी गुड, संतोष यादव वेरी गुड। ठीक है, केंद्र से गलत हो गया। ध्यान दें, पृथ्वी के अक्ष से खींचे जाते हैं। किससे खींचे जाते हैं? पृथ्वी के अक्ष से। ये इसका राइट आंसर है। देशांतरों का निर्धारण पृथ्वी के एक्सेस से होता, किससे होता? अक्ष से होता है। पृथ्वी के अक्ष से होता है। ये अपनी पृथ्वी, और इस पृथ्वी में यह अक्ष गलत हो गया है, तो चित्री गलत हो गया। यह अपनी पृथ्वी, और पृथ्वी पर यह अपना अक्ष, यह अपना अक्ष टेढ़ा हो गया ये भी। चलिए, इस अक्ष से भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर, सामान्य लैंग्वेज में प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर, वैसे तो क्या आएगा? प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर
प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर, प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर जो कोण डाले जाते हैं पृथ्वी के अक्ष से, ये कोण, ये जितने भी कोण हैं, ये सभी कोण जो एंगल है, ये एंगल क्या कहलाते हैं? देशांतर कहलाते हैं। पृथ्वी के अक्ष से, ये भूमध्य रेखा ली मैंने, क्या ली? भूमध्य रेखा। ठीक है, अब आगे देखें, भूमध्य रेखा न लूं तो ध्यान दें, ये लिया मैंने 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब इसमें भी देखते हैं, देखिए इसमें भी इसी अक्ष से, ठीक है, ये जितने कोण बन रहे हैं, ठीक है, एक वृत्त में कितने कोण होते हैं? 360। तो ये जितने कोण बन रहे हैं ये क्या कहलाएंगे? देशांतर। ठीक है, तो पहला सवाल ही आपका शानदार और सवाल था कि देशांतर कहां से खींचे जाते हैं? तो देशांतर खींचे जाते हैं पृथ्वी के अक्ष से। और किस पे खींचे जाते हैं? प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर खींचे जाते हैं। प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर ध्यान दें, जो 360 डिग्री के कोण होते हैं, क्लियर, वो क्या कहलाते हैं? देशांतर कहलाते हैं। 13 के बाद आज ही है। चलिए तो क्लियर, एक और देख लेते इसी क्रम में, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यह दक्षिण में 45 डिग्री साउथ ले लिया मैंने, 45 डिग्री साउथ, ये 45 डिग्री साउथ, क्लियर। अब इस पे देशांतर देखें अपन, तो देखें ये सारे के सारी देशांतर है, और ये कहां से खींचे जा रहे हैं? पृथ्वी के अक्ष से, केंद्र से नहीं। कहां से? अक्ष से। पृथ्वी के अक्ष से, पृथ्वी के अक्ष से अक्षांश वृत्तों पर डाले गए कोण देशांतर कहलाते हैं। देशांतर कहलाते हैं, क्लियर। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री। सर जी अक्ष और कक्ष में, कक्ष जो है ध्यान दें, अगला जो चैप्टर है उसमें अक्ष और कक्ष दोनों ही आएंगे। ठीक है, अक्ष और कक्ष दोनों ही वर्ड अगले चैप्टर में आएंगे, फिर वहां क्या पढ़ाऊंगा मैं। फिलहाल इतना देखें, जो ये कीली है, पृथ्वी का सेंटर का भाग, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्ष। तो पृथ्वी के अक्ष से, ठीक है, सेंटेंस ध्यान सुन लेना, पृथ्वी के अक्ष से अक्षांश वृत्तों पर डाले गए कोण देशांतर कहलाते हैं। अक्षांश वृत्तों पर डाले गए कोण देशांतर कहलाते हैं। तो हाँ, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा जिसे मध्य भाग में खींचा जाता है, जो पृथ्वी के केंद्र में है, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा जिसे मध्य भाग में खींचा जाता है, उसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। चलिए ध्यान दें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा है, बिल्कुल पृथ्वी के भूगर्भ केंद्र से गुजरती है, उसे अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सिस या अक्ष। ठीक है, और इसी अक्ष से ध्यान दें, ये अक्षांशीय वृत्तों पर डाले गए कोण क्या कहलाएंगे? देशांतर कहलाएंगे। क्लियर? तो परिभाषा सबको याद हो गई। अब जल्दी से बताओ, देशांतर क्या होते हैं? देशांतर भी कोण होते हैं या कोणीय दूरी होते हैं, बात एक ही है। क्लियर? कहां से खींचे जाते हैं? पृथ्वी के अक्ष से खींचे जाते हैं। किस पे खींचे जाते हैं? वो प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर आते हैं। क्या ध्रुवों पर? ध्रुवों पर नहीं। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर सभी देशांतर मिल जाते हैं। ध्रुवों पर सारी देशांतर रेखाएं आकर मिल जाएगी। ध्रुवों पर सारी देशांतर रेखाएं आकर मिल जाएगी। मोनी आज ही आप ही अब डेली आया करोगी। चलिए, क्लियर दैट्स, यहां तक समझ में आ गया। तो देशांतरों की परिभाषा क्या होगी? जल्दी से बताओ, कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताओ। देशांतर, पहली लाइन ध्यान से सुने, देशांतर ये कोणीय दूरी होती है, कोणीय दूरी होती है या कोण होते हैं। ठीक है। सेकंड लाइन,
इनका निर्धारण पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष से किया जाता है। प्रत्येक अक्षांश वृत्त में 360 देशांतरीय कोण होते हैं। इनका निर्धारण ये अपन पिछले वाले चित्र में देख चुके हैं। इनका निर्धारण प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर होता है। अभी तक तो अपन ने सिर्फ देशांतरों की बात की है। किसकी बात की है? देशांतरों की। अक्ष से अक्षांश कोण देशांतर कहलाते हैं। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लेने दो, ये बातें ध्यान में रखना। अब सवाल ये आ जाए, कि एक अक्षांश वृत्त पर कुल कितने देशांतर होते हैं? तो बहुत से बच्चे तो घूम जाएंगे और कि ये सवाल कहां से आ गया। और यही सवाल ये पूछते हैं कि पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं होती है, झट बोल दोगे 360। क्लियर? जबकि उसका आंसर भी 360 ही है। प्रत्येक अक्षांश वृत्त में 360 देशांतरी कोण होते हैं। अक्षांश वृत्त आ गया। अब वृत्त साइकिल के पहिया है, पहिए में कितनी ताड़ियां है, कितने कोण है? ताड़ियां छोड़ो, कोण कितने हैं? 360 है। ठीक है, प्रत्येक वृत्त में कितने होते हैं? 360 होते हैं। क्लियर? तो ध्यान दें, साइकिल में, पहिए में बिल्कुल जहां धुरी होती है उसे क्या कहते हैं? अपन क्या कहते हैं? एक्सल ही तो बोलते हैं, अक्ष, एक्सल। क्लियर? आ गया समझ में? आज सुमन नील 181 बोल रही है बेटा, 181 नहीं है। ठीक है, 360 ही है। घूमने की जरूरत नहीं है, दो बातें याद करनी है। एक तो पृथ्वी का अक्ष और दूसरा देशांतरों को प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर गणना की जाती है। क्लियर? ये दो बातें याद करनी है आपको। दो बातें। पहली बात कि ध्रुवीय अक्ष से देशांतरों का निर्धारण होता है और यह निर्धारण प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर होता है। प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर होता है। किस पर होता है? प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर होता है। क्लियर? चलिए आगे। अब आता है देशांतर रेखाएं। देशांतरीय रेखाएं, याम्योत्तर लाइंस। देशांतरीय रेखाएं। ठीक है, अब दो बातें कौन कौन सी है कि पृथ्वी के अक्ष से, यह पृथ्वी का अक्ष, यह नॉर्थ पोल और यह साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, वो उत्तरी ध्रुव, यह दक्षिणी ध्रुव। यह हो गया पृथ्वी का अक्ष, सीधा आ रहा केंद्र से, यूं नहीं खींचा मैंने। ठीक है, अर्धवृत्त के रूप में न खींचकर मैंने एक सीधी रेखा के रूप में खींचा है, सीधी रेखा के रूप में। अब देखिए अक्षांशीय वृत्त, तो अक्षांशीय वृत्त के लंबवत चित्र बना रहा हूं मैं। तो यह है भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री। ठीक है, और इसी क्रम में देखें तो यह मान लो 20 डिग्री और यह 20 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब इसके बाद देखें अपन तो यह आ गई अपनी 40 डिग्री और यह अपर पार्ट की 40 डिग्री। ठीक है, अक्षांश सही है, अक्षांश सही है। और बड़े सावधानी से देखते चलें, यह 60 डिग्री और यह 60 डिग्री। क्लियर? और यह 90 डिग्री और यह 90 डिग्री। अब इस प्रत्येक अक्षांशीय वृत्त पर, यह एक्चुअल में ऐसे है, कोई कंफ्यूज मत हो जाना, यूं होते जाएंगे छोटे। मैंने इसमें सिर्फ एक साइड का पोर्शन लिया है, यूं चलेगी ये रेखा। ठीक है, प्रत्येक की ये दूरी ली है मैंने, यानी रेडियस लिया है, प्रत्येक का रेडियस लिया है, प्रत्येक अक्षांश का रेडियस लिया है। इस प्रत्येक अक्षांश के अर्धव्यास को यहां काउंट किया है। इस प्रत्येक अक्षांश पर टोटल 360 अक्षांश होते हैं, 360 देशांतर होते हैं। अब मान लो
60 डिग्री अक्षांशीय वृत्त, कितने डिग्री? 60 डिग्री अक्षांशीय वृत्त पर इस अक्ष से जो कोण बन रहा है उस कोण का मान है, मान लो 45 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दें 40 डिग्री अक्षांश पर जो कोण बन रहा है उसका भी 45 डिग्री। फिर ध्यान दें 20 डिग्री अक्षांश पर जो कोण बन रहा है देशांतरीय कोण, वो भी 45 डिग्री। फिर भूमध्य रेखा पर 45 डिग्री। फिर ध्यान दें ये 20 डिग्री साउथ पर 45 डिग्री, फिर 40 डिग्री साउथ पर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री पर ये 45 डिग्री। ठीक है, इन एक ही मान वाले देशांतरों को, एक ही मान वाले देशांतरों को, ठीक है, ये 60 डिग्री पर 45 देशांतर, फिर 60 के नीचे चले 40 पर 40 डिग्री पर देशांतर। ठीक है, फिर उसके बाद चले 20 डिग्री पर 45 डिग्री देशांतर, फिर भूमध्य रेखा पर 45 डिग्री देशांतर, फिर उसके बाद दक्षिण में चले तो 20 डिग्री पर 45 डिग्री देशांतर, फिर उसके बाद 40 डिग्री पर 45 डिग्री देशांतर। एक ही मान वाला जो कोण है, देशांतरीय कोण है, उसको मिलाने वाली रेखा, प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर एक ही मान वाले देशांतरीय कोण को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। एक ही मान वाले कोण को, यानी ध्यान दें ये 45 डिग्री कोण कितने अक्षांश पर है? 60 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, ये 45 डिग्री का कोण कितने पे है? 40 डिग्री अक्षांश पर। ये एक ही मान, एक ही चल रहा है 45 45 45 45। अतः ध्यान दें ये पूर्व हो सकता है या पश्चिम हो सकता है, ये आगे करेंगे। एक ही मान वाले, ध्यान दें, देशांतरीय कोणों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? ये देखें, ये पृथ्वी का, ये बाहर का भाग, और सभी अक्षांशों पर ये 45 डिग्री। तो यहां एक लाइन जनरेट करनी है अपन को, एक लाइन जनरेट करनी है। वो लाइन ये है, ध्यान से सुने। ग्लोब पर, ग्लोब मतलब पृथ्वी, ग्लोब पर एक ही मान वाले देशांतरीय कोणों को, देशांतरीय कोणों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलो। मैंने आपको देशांतर बता दिया है। अब देखो, ध्यान से सुनो। बहुत से बच्चे कह रहे हैं 45 डिग्री समझ में नहीं आया। ठीक है, यह पृथ्वी का अक्ष, यह तो समझ में आ गया। यह पृथ्वी का अक्ष, यह तो समझ में अक्ष क्या है? यह तो बाहर का पार्ट है। यहां से यह अक्ष, यह अक्ष, यह साउथ पोल मेरे इस वाले पार्ट पर, यह नॉर्थ पोल। यह जो अंदर वाली जो कीली चल रही है, वहां से जो अक्षांशों पर कोण बन रहे हैं, अक्षांशों पर कोण बन रहे हैं, वो तो कहलाएंगे देशांतर। अब यहां पृथ्वी के ऊपर ये 45 डिग्री का, मान लो 0 डिग्री का देशांतर, फिर उसके नीचे भी 0 डिग्री का देशांतर, प्रत्येक अक्षांश का 0 डिग्री का देशांतर। प्रत्येक अक्षांशीय वृत्त में 360 देशांतर होंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर वाली प्लेट के 360, फिर इसके ऊपर वाली प्लेट के 360। क्लियर? उनको सेट करना है। सेट करेंगे तो ये 0 डिग्री देशांतर, फिर ये 0 डिग्री देशांतर, फिर ये 0 डिग्री देशांतर, फिर ये 0 डिग्री, फिर नीचे 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री। अब उत्तरी ध्रुव से एक रेखा खींचो जो इन सब 0 डिग्रियों को मिलाती हुई नीचे की ओर जाएगी। ये क्या कहलाएगी? देशांतर रेखा। क्या कहलाएगी? देशांतर रेखा। क्लियर? तो यहां डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई होगी। ग्लोब पर एक ही मान वाले देशांतरीय कोणों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये देख सकते हो, ये 0 डिग्री का है, ये 45 डिग्री साउथ मान लो, ये इसी के संदर्भ में 45 डिग्री नॉर्थ मान लो, ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री और नॉर्थ पोल। और यहां इससे पहले थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां मैंने क्या लिखा है?
प्रत्येक अक्षांश वृत्त, ठीक है, बिंदु नहीं, बिंदु नहीं, इसीलिए ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं आकर मिल जाती है। यदि ध्रुव वृत्त के रूप में होते, यदि ध्रुव वृत्त के रूप में होते, अरे बेटा 40 भी ले सकते हैं, पद्मा राम जी 40 भी ले सकते हैं। मैंने तो लैंग्वेज को सुना करो, मैंने बोला कि मान लो, मैंने आगे ये भी बोला 0 डिग्री, अभी 0 डिग्री के बारे में बोला। आप चाहे तो 180 डिग्री ले लो, आप चाहे तो 70 डिग्री ले लो, 82.5 ले लो, 71, पद्माराम जी अपने 71 ले लो, 72 डिग्री ले लो, अपने बाड़मेर से गुजरती है 72 डिग्री। 72 डिग्री ईस्ट कहां से गुजरती है? बाड़मेर से। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जालोर को छू कर जाती है। 72 डिग्री ले लो पद्माराम जी। तो 72 डिग्री पर बनने वाले जितने भी देशांतरीय कोण हैं, उन कोणों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? देशांतर रेखा कहलाएगी। ठीक है। हां, पद्माराम जी 40 भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, चाहे पूरब के ले लो, चाहे पश्चिम के ले लो, चाहे पूरब के ले लो, चाहे पश्चिम के ले लो। हां, उत्तर से दक्षिण, ऐश्वर्या सोनी, हां उत्तर से दक्षिण, आप चाहे तो दक्षिण से उत्तर मान लो, आप चाहे तो उत्तर से दक्षिण मान लो, लेकिन ध्यान दें किताबों में लिखा है कि उत्तर से दक्षिण में खींची जाती है। तो आप भी ये रट लो कि उत्तर से दक्षिण में खींची जाती है, बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप चाहे तो नीचे से खींच लो, ठीक है, आप चाहे तो ऊपर से खींच लो। चलिए, यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लाल चंद मीणा जी, बेटा अगला चैप्टर आएगा, ये अगला चैप्टर, ठीक है, अगला चैप्टर आएगा, दिन रात ऋतु वगैरह, ये घूर्णन और परिक्रमण गतियां पढ़ेंगे आगे, तब आप ये सवाल पूछना। 2 बराबर भागों में नहीं बांटती है। पुष्पराज शर्मा, देशांतर रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में नहीं बांटती है, ठीक है, नहीं बांटती है। वो देशांतर, आधी देशांतर इधर की जुड़ेगी, आधी उधर की जुड़ेगी, तब होगा। चले आगे अपन, चलिए इसी क्रम में आगे। तो देशांतर रेखाओं के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे। देशांतर रेखाएं, सभी को पता चल गया होगा कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? ग्लोब पर एक ही मान वाले देशांतरीय कोणों को मिलाने वाली रेखा देशांतरीय रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा कौन से कोणों को मिलाती है? जो अक्षांशीय वृत्तों पर होते हैं। अक्षांशीय वृत्तों पर, वृत्त बोला तो वृत्त पर कितने कोण होते हैं? 360 होते हैं, अतः देशांतरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 360। क्लियर? यहां पहली लाइन, देशांतरों की, देशांतरीय कोणों की एक ही अक्षांशीय वृत्त पर, अक्षांशीय वृत्त पर, इसको ध्यान में रखना आपको, अक्षांशीय वृत्त पर संख्या 360 होती है। कितनी होती है? 360 होती है। क्लियर? अतः ग्लोब पर ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। कितनी है? 360 है। कितनी है? 360 है। परंतु आगे क्या आ रहा है? परंतु ध्यान दें, ये 360 के 360 ही अर्धवृत्त होते हैं। ये जो 360 देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, ये किसके रूप में है? अर्धवृत्तों के रूप में है। अर्धवृत्तों के रूप में है। अर्धवृत्तों के रूप में है, आधे वृत्तों के रूप में है। लाइक दिस, ये ग्लोब, ठीक है, इस ग्लोब से ये नॉर्थ पोल, यहां से ये चल रही है, ये आधी साउथ पोल पे, यहां से ये चल रही है साउथ पोल पे आकर समाप्त हो जाती है, तो आधा वृत्त हो गया। इसके जस्ट अपोजिट मान वाली है, अपोजिट ग्लोब पर है,
उस देशांतर रेखाओं को यदि जोड़ेंगे, यानी दो देशांतर रेखाएं मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, जबकि देशांतर रेखाएं कितनी होती है? 360 होती है। कितनी होती है? 360। तो ध्यान दें, यहां परंतु लिखा है मैंने। इसी क्रम में आगे देखें, यदि दो देशांतर रेखाओं, और ध्यान दें कंडीशन कौन सी? विपरीत स्थिति वाली, विपरीत स्थिति, एक पश्चिमी गोलार्ध की, एक पूर्वी गोलार्ध की, दो देशांतर रेखाओं को जोड़ दें तो यह पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। आगे कंडीशन क्या आ रही है? यदि, तो पूर्ण वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 180। ठीक है, तो ध्यान से सुने आगे कि ध्यान दें, ग्लोब पर टोटल वृहत वृत्त कितने हैं? तो ग्लोब पर वृहत वृत्त 181 है। वृहत वृत्त किसे कहते हैं? जो ग्लोब को कहीं से भी काटो, वो दो बराबर भागों में ग्लोब को बांट दे, उन्हें वृहत वृत्त कहा जाता है। तो ग्लोब पर मान्य वृहत वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 181 हो जाएगी। ये चीमाराम क्या लिख रहे हो बेटा? चलिए ध्यान दें, ग्लोब पर कुल वृहत वृत्तों की संख्या कितनी है? 181। 181 में से एक वृहत वृत्त भूमध्य रेखा है, जो इन वृहत वृत्तों में भी सबसे बड़ा है। जो इन वृहत वृत्तों में भी सबसे बड़ा है। बचे 180 वृहत वृत्त कहां है? कौन है? तो वो बचे हुए 180 वृहत वृत्त कौन से होते हैं? ये देशांतरीय वृहत वृत्त होते हैं। ठीक है, ये ध्यान दें, ग्लोब, और ग्लोब पर कहीं से भी काटा ऊपर से, उत्तरी ध्रुव से अपन ने चाकू चलाया, दक्षिणी ध्रुव पर चाकू को निकाल रहे हैं, तो यूं कि ग्लोब के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो ये इधर वाली रेखा और उधर वाली रेखा दोनों विपरीत स्थिति में होती है, विपरीत गोलार्धों में होती है और विपरीत स्थिति में होती है। क्लियर? तो यहां तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली कि ग्लोब पर वृहत वृत्त कितने होते हैं? 181। 181 में एक अक्षांशों का वृहत वृत्त है, जिसे अपन भूमध्य रेखा कहते हैं, और ध्यान दें 180 देशांतरों के वृहत वृत्त हैं। अब ये 180 देशांतरों के वृहत वृत्त किससे बड़े हैं? विपरीत। ध्यान दें, पश्चिमी गोलार्ध की 180 देशांतर रेखाएं और पूर्वी गोलार्ध की 180 देशांतर रेखाएं मिलकर, ध्यान दें 180 इधर की, 180 इधर की, दोनों गोलार्धों की मिलकर 180 वृहत वृत्तों का निर्धारण करती है। तो अतः दो देशांतर रेखाएं मिलकर विपरीत ग्लोब वाली, विपरीत गोलार्ध वाली दो देशांतर रेखाएं मिलकर एक वृहत वृत्त का निर्माण करती है। क्लियर? सोनू बेरवा बेटा, अभी आगे चलेंगे अपन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी होती है, आगे देखेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि देशांतरीय कोणों की संख्या कितनी है? वो है 360। कितनी है? 360। किस पर? एक वृत्त पर। कौन से वृत्त पर? अक्षांशीय वृत्त पर। एक अक्षांशीय वृत्त पर देशांतरीय कोणों की संख्या 360। क्लियर? दूसरा, ग्लोब पर देशांतर रेखाएं यानी अर्धवृत्त, देशांतर रेखाएं यानी अर्धवृत्त की टोटल संख्या कितनी है? तो देखो 360 अर्धवृत्त है। कितने अर्धवृत्त है? 360। अब ध्यान दें, ग्लोब पर वृहत वृत्त या पूर्ण वृत्त के रूप में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 180 है। कितनी है? 180 है। ये तीन सेंटेंस बड़े सावधानी से समझ लेना। उसके बाद में आप मुझसे क्वेश्चन करना, उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन करना। मुकुल बेटा धन्यवाद। उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन करना। हाँ देखो, आप लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक शेयर करो
और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को पहुंचाओ लोगों के बीच में। सब्सक्राइब तो किए ही नहीं आप लोगों ने अभी तक, ठीक है। लाइक करो, देखो कितने बच्चों ने लाइक किया है, मैं अपने मोबाइल में देखता हूं। अभी तक तो 10 बच्चों ने लाइक किया है, ठीक है। वापस 6-7 बातें वापस बोल रहा हूं। देशांतर क्या होते हैं, कोण होते हैं, कोणीय दूरी होती है। देशांतर किससे खींचे जाते हैं, प्रत्येक अक्षांशीय वृत्त पर देशांतर खींचे जाते हैं। तो कितने अक्षांशीय वृत्तों पर खींचे जाते हैं, 179 पर खींचे जाते हैं। किस पे नहीं खींचे जाते हैं, ध्रुवों पर नहीं खींचे जाते हैं। तो ध्रुवों की स्थिति क्या होती है कि ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं आकर मिल जाती है, क्योंकि वो बिंदु है, वृत्त नहीं है, वृत्त नहीं है। चलिए, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा एक ही मान वाले देशांतरीय बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा देशांतरीय रेखा कहलाती है। देशांतरीय रेखा किस प्रकार की होती है, अर्धवृत्त के रूप में होती है। यदि दो गोलार्धों की दो अलग अलग विपरीत देशांतर रेखाओं को मिलाते हैं तो एक पूर्ण वृत्त का निर्माण होता है। क्लियर दोस्तों, धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, चलिए चलिए, भागीरथ बाबू, सॉरी, थैंक यू, थैंक यू। आगे बात करेंगे कुलदीप बेटा, कुलदीप थोड़ा सा आगे बात करेंगे, अपन थोड़ा सा आगे बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे बात करेंगे। आगे चले, चलिए, ये दो देशांतर रेखाएं विपरीत स्थिति, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चले आगे बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ध्यान दें, देशांतर को याम्योत्तर या मध्याह्न रेखा क्यों कहा जाता है, मध्याह्न रेखा क्यों कहा जाता है। तो ये देखें, अभी देशांतर रेखाओं की विशेषताएं आगे पढ़ेंगे, पहले अपन नाम में चल रहे हैं। ये अपने सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान की ये किरण, सूर्य भगवान की ये किरण, सूर्य भगवान की ये किरण, कौन से भगवान की किरण, सूर्य भगवान की। कौन से भगवान की होती है किरण, सूर्य भगवान की। और ये अपनी पृथ्वी, पृथ्वी क्या, अपनी माता, पृथ्वी अपनी माता, और पाताल लोक अपना पिता। चले आगे, ठीक है। एक देशांतर रेखा पर, एक देशांतर रेखा पर ध्यान दें, सभी स्थानों पर सूर्य की स्थिति बराबर होती है, लगभग एक समान होती है। एक देशांतर रेखा पर, यह देशांतर रेखा, मान लो ये देशांतर रेखा 0 डिग्री है, ग्रीनविच रेखा है, मान लो, या 82.5, यह नहीं मानेंगे अपन, तो 82.5 मानेंगे। क्या मानेंगे, 82.5, 82.5 मानेंगे। 82 डिग्री, ये 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट पर, चाहे वो दक्षिण का हो, चाहे उत्तर का हो, चाहे वो दक्षिण का हो, चाहे उत्तर का हो, क्लियर। उस एक ही देशांतर रेखाओं पर दोपहर का समय एक ही समय में होता है, लोकल टाइम एक ही होता है, लोकल, लोकल, स्टैंडर्ड नहीं, लोकल टाइम एक ही होता है, जो सूर्य के द्वारा निर्धारित होता है। तो इसी कारण इसे याम्योत्तर या मध्याह्न रेखा कहा जाता है, याम्योत्तर या मध्याह्न रेखा कहा जाता है। एक ही देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर मध्याह्न एक ही समय हो, दोपहर एक ही समय हो, ठीक है। मान लो ये ए स्थान, ये बी स्थान, ये सी और ये डी, सभी पर दोपहर एक ही समय होगी, ठीक है। इसीलिए इसे मध्याह्न रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्याह्न। क्लियर। चलिए, अब इसमें एक लाइन और लिख लेते हैं कि एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर सूर्य की अधिकतम ऊंचाई एक ही समय पर होती है। ये एक ही देशांतर हो गया, जैसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह भारत की मानक समय है,
पर स्थित सभी स्थान, ठीक है, पर स्थित सभी स्थान, चले आगे, सभी स्थान। तो ये अपना प्यारा सा उत्तर प्रदेश, ठीक है, और इधर आ गया अपना छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़, और नीचे जाते जाते आ गया अपना आंध्र प्रदेश, और ये आ गया उड़ीसा, और ये आंध्र प्रदेश, और ये छत्तीसगढ़, तो ये मध्य प्रदेश, और ये यूपी। अब रेखा कौन सी? 82.82, ये चली 82.82, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश से भी है, उड़ीसा में काला आंडी के पास में है, राजमुंदरी, काला आंडी, छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश में भी टच करती है, मिर्जापुर, इलाहाबाद के पास से निकलती है। इन सभी स्थानों पर दोपहर की स्थिति एक जैसी ही होगी, इन सभी स्थानों पर दोपहर की स्थिति एक जैसी होगी, ठीक है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश और जैसलमेर लगभग 2 घंटे समय का अंतर है। वहां अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले लोकल टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर हो जाती है, लोकल टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर हो जाती है, जबकि जैसलमेर में बाद में दोपहर होती है, जैसलमेर में बाद में दोपहर होती है। क्लियर? अतः ध्यान दें, अरुणाचल प्रदेश का मध्याह्न यानी देशांतर अलग है और जैसलमेर का देशांतर अलग है। सूर्य की किरणें सीधी आ रही है, ठीक है, उन सभी बिंदुओं को मिलाकर, हाँ, याम्योत्तर, मिर्जापुर, गुरु दक्षिण। चलिए, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद, वेरी गुड सुरेंद्र। तो बेटा ये जो लाइन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जो गुजर रही है, यहां सभी स्थानों पर 82.82 डिग्री के सभी स्थानों पर मध्याह्न एक ही टाइम में होगा, इसलिए इसे मेरीडाइन कहा जाता है, मेरीडाइन, ठीक है, मध्याह्न रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्याह्न रेखा कहा जाता है। DIAN आएगा बेटा, ये लो AN, A एंड N। हम क्या पढ़ाते पढ़ाते इतने मस्त हो जाते हैं कि हमें, और ज्योग्राफी तो ऐसा सब्जेक्ट है ना हिंदी में ना अंग्रेजी में, ठीक है, आगे डेप्थ में पढ़ना पड़ा तो अंग्रेजी में पढ़ो, और बाकी तो ज्योग्राफी वालों की ना तो हिंदी शुद्ध होती है ना अंग्रेजी शुद्ध होती है, तो उस पर तो जाना मत। 4 बजे शाम हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में, सही है। बिलाल काजी जी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर सपोर्ट इस क्लास में। जहां भी कहीं अटक रहे हो आप क्वेश्चन जरूर पूछो। हेलो सर, आई एम अंबिकेश। तो धन्यवाद अंबिकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुलाकात होगी आपसे जल्दी। सर जी प्लीज रिपीट इट, प्लीज प्लीज प्लीज। अब ध्यान दो, ये एक देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड, इस देशांतर पर ये ए स्थान, ये बी स्थान और ये सी स्थान। इन ए और बी सी पर सूर्य की किरणें दोपहर के समय में एक ही टाइम में गिरेगी, एक ही समय में गिरेगी, ठीक है। एहसान भाई लाइट बंद कर सकते हो, ये 1 मिनट के लिए थोड़ी सी, और वो मोबाइल से टॉर्च जला के दिखाना, थोड़ा सा लाइट का फोकस कम कर दो, लाइट वो टॉर्च मोबाइल पर। ये देखिए, ये सूर्य, ठीक है, सूर्य, और ये पृथ्वी रोटेट हो रही है, रोटेट हो रही है वेस्ट टू ईस्ट। तो देखो ध्यान से, यहां इस एक ही रेखा पर, ठीक है, सूर्य की सीधी किरण गिर रही है, ठीक है, ये रोटेट हो रही है पृथ्वी, ये रोटेट। 1 मिनट आप पकड़ो इधर से, कोई दिक्कत नहीं, क्लास चल रही है, बच्चों को प्रैक्टिकली बता रहे अपन, ठीक है। इस एक ही लाइन पर ध्यान दें, इस एक ही लाइन पर यह पृथ्वी रोटेट हो रही है वेस्ट टू ईस्ट, एक ही लाइन पर सूर्य की किरण जो है एक समान पड़ रही है। क्लियर? ये देखें आप, क्लियर? तो ध्यान दें, ये सभी स्थान की देशांतर एक ही होगा, देशांतर एक ही होगा। क्लियर? इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? मध्याह्न कहा जाता है। आ गया होगा समझ में अब आप लोगों को। धन्यवाद।
ये भरत शर्मा सही है गुरुजी, अच्छा बेवकूफ बना रहे हो। तो थोड़ा ध्यान दें, हम बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। और आपको दिक्कत है तो आप क्लास छोड़ सकते हो, ठीक है, आप क्लास छोड़ सकते हो, यहां बेवकूफ न बने, ठीक है। भरत शर्मा धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे फालतू बिन बुलाए ना आए तो बढ़िया आपके लिए। चलिए अगली लाइन में, देशांतर यानी यामी उत्तर। और इसी क्रम में आगे चलते हैं बच्चों, प्रधान देशांतर रेखा। पहले तो देखिए देशांतर रेखाओं की विशेषताएं देखते हैं अपन। देशांतर रेखाओं की विशेषताएं, देशांतर रेखाओं की विशेषताएं वन बाय वन। सबसे पहली, ये रेखाएं अर्धवृत्त होती है। ये देशांतर रेखाएं क्या होती है? अर्धवृत्त होती है, ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। दूसरा, देशांतर रेखाएं, नोट करते चलना बच्चों, मध्याह्न के रूप में होती है, मेरिडाइन के रूप में होती है, मेरिडाइन के रूप में होती है। देशांतर रेखाओं का प्रयोग, देशांतर रेखाओं का प्रयोग देशांतर रेखाओं का प्रयोग जो है वो ध्यान दें, समय व तिथि निर्धारण में किया जाता है। समय व तिथि निर्धारण में किया जाता है, किसमें किया जाता है? समय और तिथि निर्धारण में किया जाता है। क्लियर? आ जाते हैं कुछ, ठीक है, वायरस से क्लास में अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, हम कितना ही प्रयास करें लेकिन कोई एक दो तो अपवाद होते ही हैं, तो उन पे ध्यान भी नहीं देना चाहिए, बेवकूफ है वो धरती पे बोझ है। क्लियर बच्चों? अभिसरण होता है भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी। चलिए आगे देखेंगे, देशांतर पर स्थित सभी स्थानों को। चलिए, एक देशांतर रेखा वृत्त का भाग होती है, चलो ये बता ही दिया। एक लाइन और देख लेना इसमें, एक देशांतर रेखा, नोट करने वाले नोट करते चलना, एक देशांतर रेखा वृहत वृत्त का भाग होती है। और 5वें नंबर पे देखें, ग्लोब पर सभी देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं से समकोण पर मिलती है, समकोण पर मिलती है। किसमें मिलती है? समकोण पर मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, ये चारों पांचों विशेषताओं को, ठीक है। इसमें से जब क्वेश्चन आएंगे तब तोते उड़ेंगे, ठीक है, कि कहां से सवाल आया, कैसे आया, ठीक है। आप तो इसके बाद, इस टॉपिक के बाद मैं खुद क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा, ठीक है, तब देखना कि हाँ भाई आप सरस्वती का भंडार है, इसको जितना पढ़ोगे उतना बेटर है। ये रेखाएं अर्धवृत्त होती है, देशांतर रेखाएं मध्याह्न होती है। देशांतर रेखाओं का प्रयोग समय व तिथि निर्धारण में किया जाता है। एक देशांतर रेखा वृहत वृत्त का भाग होती है। ग्लोब पर सभी देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं से समकोण पर मिलती है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैं साइड में हट गया, मैं एक घुटक पानी पी लेता हूं, ठीक है। धन्यवाद। अब चले आगे।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आगे चले। चलिए, हाँ 5 राज्यों से गुजरती है। आगे करेंगे अपन, आगे पढ़ेंगे एक बार और। चलिए, अब आते हैं अपन देशांतर रेखाओं के संदर्भ में अपन देखेंगे किसको, वो देखेंगे कटिबंध जोन। पहले इनकी दूरी देख लेते हैं, डिस्टेंस। ये इक्वेटर भूमध्य रेखा 0 डिग्री और 0 डिग्री से दक्षिण की ओर 90 डिग्री तक, ये 2 देशांतरों के मध्य की स्थिति है। और 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ की ओर, 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ। क्लियर, ये स्थिति होती है 90 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ बिंदु और ये साउथ बिंदु और भूमध्य रेखा। इट मीन्स ध्यान दें, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के मध्य की दूरी, 2 देशांतरों के मध्य की दूरी सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के मध्य की दूरी सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। क्लियर। और ध्यान दें, ध्रुवों पर यह कितनी हो जाती है? 0 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 0 किलोमीटर। ध्रुवों पर कितनी हो जाती है? 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर। अब इसमें देखें, सबसे मेजर बात और कौन सी एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो पूछी जा सकती है बेटा 45 डिग्री की, 76 किलोमीटर। 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये 45 डिग्री बिल्कुल मध्य में, 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ। 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ पर ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी? 76 किलोमीटर के लगभग, आगे लगभग लिखा है मैंने, लगभग 76 किलोमीटर के लगभग। ठीक है। और ध्यान दें, ये डिस्टेंस 70 डिग्री यानी 60 पर हो जाएगी 55। 60 डिग्री अक्षांशों पर यह डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 55। 60 डिग्री अक्षांश पर यह डिस्टेंस हो जाएगी 55 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 55। और ऐसे ही 60 डिग्री अक्षांश पर यह डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 55 किलोमीटर। बड़े सावधानी से देखना इसको, ठीक है, बड़े सावधानी से। और 30 डिग्री पर यह रहती है 97 किलोमीटर। 30 डिग्री पर यह रहती है 97 किलोमीटर। 97 किलोमीटर 30 डिग्री पर, 97 किलोमीटर। अब इसको मैं ये क्यों बता रहा हूं, लाइक का बटन दबा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करो, मैं पढ़ाने में बिजी हूं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा न तो कोई मूड खराब है, बड़े मजे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनो, जो यूपीएससी का सवाल है उसी के लिए मैंने इतनी मेहनत की है बोर्ड पे। आप इसको ध्यान से देखो, 111.32 किलोमीटर, फिर 97 किलोमीटर, अंतर कितने का? 30 डिग्री का। अंतर कितने का? 30 का। फिर 15 डिग्री के अंतर में कितना हो गया? 76 किलोमीटर। फिर 15 डिग्री में 55 किलोमीटर। फिर अंतर कितने का रहा? 30 का। ये 90 से 60, 0, 30, 45, 60, 90। क्लियर। जो ही 60 डिग्री, ध्यान से देखो, यू चलेगा ये 0 डिग्री, 0 डिग्री से 30, 30 से 45, 45 से ध्यान दो, एकदम से 2 देशांतरों के मध्य की दूरी एकदम से घटेगी, एकदम से घटेगी। कहां से? 60 डिग्री के ऊपर से एकदम से इतनी तीव्र गति से घटेगी, जिससे हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी की आकृति जो है
वो भूमध्य रेखा पर तो उभार लिए हुए है और 60 डिग्री के बाद में एकदम घटती है, घटते ही सारी की सारी पास आने लग जाती है, सारी की सारी तीव्र गति से पास आती है। तो इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोइड शेप में है, गोलाकार शेप में नहीं है। किसमें नहीं है? गोलाकार। ध्यान दो, भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा चौड़ी, फिर ध्यान दे 60 डिग्री पर भी चौड़ी है। देखो 111 और ये 55, 111 का आधा क्या है? 55। और अक्षांश कितने कवर्ड कर लिए? 60। बचे कितने? 30। 30 में मात्र 55 किलोमीटर। यानी ध्यान दो 60 अक्षांशों में तो ध्यान दे आधी दूरी आई है। तो ध्यान दो पृथ्वी पर जो आकृति है उसको देखें अपन तो देशांतर रेखाएं ध्रुवों की ओर चलती है, दो देशांतरों के मध्य की दूरी कम होती जाती है, लेकिन 60 डिग्री तक तो ज्यादा कम नहीं होती। लेकिन 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में तीव्र गति से कम होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। क्लियर? ध्रुवों पर, हां वेरी गुड, संतरे के समान। रमता जोगी, अमित साहू, वेरी गुड। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। आप खुद देख सकते हो कि इन 60 अक्षांशों में, कितने अक्षांशों में? 60 अक्षांशों में, ये पहले जो 60 अक्षांश है, इन 60 अक्षांशों में तो कितनी कम हो रही है? आधी। और अगले 30 अक्षांशों में आधी कम होती है। ठीक है? अगले 30 अक्षांशों में आधी और पहले 60 अक्षांशों में आधी। इससे हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी होती है। और यूपीएससी का सवाल देखो, जो यूपीएससी में पूछा गया था, आप में से बहुत से ये सोच रहे होंगे सर बेवकूफ बना रहे हैं, तो मैं बेवकूफ नहीं बना रहा, मैं क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर ही आपको पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन देखें, कथन पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की आकृति लक्षवद गोलाभ है, जियोइड है, लक्षवद गोलाभ है। कारण 60 डिग्री अक्षांशों से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य दो देशांतरों के मध्य की दूरी तीव्र गति से कम होती है, तीव्र गति से कम होती है। क्लियर? बिल्कुल पास पास आ जाएगी, नजदीक आ जाएगी। ठीक है? तो जल्दी से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। ए, कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। बी, कथन और कारण सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी, कथन गलत, कारण सही। और डी, कथन सही, कारण गलत। ठीक है? तो जल्दी से जवाब दे। ठीक है? एक एक पॉइंट को समझते चलें। ये तो सभी ने समझ रखा है कि देशांतर इतने होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। अरे भाई मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको क्योंकि आपको पढ़ाना है बच्चों को। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? ठीक है? क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो देश का भविष्य आपके हाथ में है। ठीक है? चलिए, सही है, ए दूसरे की सही व्याख्या करता है। तो ध्यान दें, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, कथन कारण दोनों सही है। और ध्यान दें, बी नहीं होगा, ए होगा बेटा। ध्यान दें, कथन कारण दोनों सही है, तीव्र गति से घटती है, कम होती जाती है और बिल्कुल चिपक जाती है। ध्रुवों पर आकर तो इतनी घटती है कि बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और ध्रुव पर ध्यान दें, सारी देशांतर रेखाएं मिल जाती है। क्लियर? राइट आंसर आएगा इसका ए, कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करते हैं। चलिए, धन्यवाद। अभी तो ऑप्शन नहीं लाइक। चलिए
चलिए चले आगे बच्चों। तो ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है, ताकि आप बता सकते हो, ठीक है, कि हां भाई ये है। चले आगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। इसी में ही आगे देखते हैं। पहले एक इसी का ही तथ्य देख लेते हैं, गोर, और अंग्रेजी में कहेंगे GORE, ठीक है। जैसे अपन ने अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में, अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था कटिबंध। क्या पढ़ा था, कटिबंध। उसी संदर्भ में दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को, ये दूरी, ठीक है, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, गोर। क्लियर, क्या कहेंगे, गोरे या गोर, ठीक है। ये पूरा एरिया, ठीक है। ये एक देशांतर रेखा, इस एक देशांतर रेखा की वैल्यू मान लो 74 डिग्री पूरब, ठीक है। तो इस देशांतर रेखा की वैल्यू कितनी होगी, 75 डिग्री पूरब, 74 डिग्री पूरब और 75 डिग्री पूरब। इसके मध्य की दूरी को, इसकी मध्य की दूरी को, जल्दी बताओ, दूरी वर्ड आएगा या क्षेत्र आएगा, दूरी वर्ड आएगा या क्षेत्र आएगा, दूरी आएगा या क्षेत्र आएगा। क्लियर, दो देशांतरों के मध्य की दूरी या दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को गोर कहा जाता है। अब यहां दूरी वर्ड आएगा या क्षेत्र वर्ड आएगा, यह देखना आपको। दूरी नहीं आएगा पुष्पराज बेटा, दूरी नहीं आएगा, क्षेत्र आएगा। क्या आएगा, क्षेत्र। चलिए, क्लास 11 बजे तक होगी बेटा, क्लास 11 बजे तक होगी। क्लियर, यहां दूरी नहीं आएगा, यहां आएगा एरिया, एरिया, ठीक है। क्या आएगा, एरिया, गोर। दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को गोर कहा जाता है, गोर कहा जाता है। क्लियर, गोर का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक चौड़ाई भूमध्य रेखा पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। सर्वाधिक चौड़ाई भूमध्य रेखा पर होती है। एक यूपीएससी में आए हुए सवाल सॉल्व करवा रहा हूं मैं, उच्च लेवल के। एक ही गोलार्ध के संदर्भ में गोर की आकृति, गोर की आकृति त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है, त्रिभुजाकार। एक ही गोलार्ध, एक ही गोलार्ध का मतलब उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, या दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर, सर चलने दो, धुआंधार क्लास। थैंक यू बेटा। इधर देखो, इस चित्र को देखो, इस चित्र को बड़े सावधानी से देखो। यह उत्तरी गोलार्ध और यह दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर, इस चित्र को बड़े सावधानी से देखें आप लोग। और यहां मैं ये बड़ा पेन ले लेता हूं। ये देखें, ये उत्तरी गोलार्ध, ठीक है,
और ये दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर। अब ध्यान दो, भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक चौड़ाई, ठीक है, तो ध्रुवों पर चौड़ाई मुक्त, ध्रुवों पर चौड़ाई मुक्त। ये पूरा का पूरा क्या है? गोर है। क्या है? गोर। और गोर क्या होता है? क्षेत्र होता है। कटिबंध क्या होता है? क्षेत्र होता है, दूरी नहीं होती। क्षेत्र होता है, दूरी नहीं होती। दूरी 1 डायमेंशनल होती है और क्षेत्र जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। क्लियर। आयाम का ही अंतर है। किसका अंतर है? आयाम का। क्या 0 डिग्री, क्या लिखना चाह रहे हो बेटा वीके सैनी? दी सेंटर इको ग्लोब पर खींचकर समझाओ प्लीज सर। पहले थोड़ा सा इसको क्लियर। तो ध्यान दें, 0 डिग्री यहां भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक दूरी होगी, 30 डिग्री पर दूरी कम हो जाएगी, 45 पर कम हो जाएगी और ध्यान दें 60 पर कम हो जाएगी, चौड़ाई कम होती जाएगी। क्लियर। गोर क्या होता है? एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है। क्लियर। जिसका आधार एक ही गोलार्ध के संदर्भ में देखें तो ध्यान दें, यूपीएससी लेवल का पढ़ा रहा हूं मैं आपको, एक ही गोलार्ध के संदर्भ में देखें अपन, एक ही गोलार्ध के संदर्भ में देखें तो जिसका आधार जो है, इसका आधार जो है ध्यान दें वो क्या होगा? भूमध्य रेखा होगी। आधार क्या होगी? भूमध्य रेखा। एक ही गोलार्ध में, क्योंकि 2 बन गए, देखो ये 2 बन गए, ऐसे 2 बन गए, 2 त्रिभुज हो गए, तो इसका ये आधार ये दोनों का ही, और शीर्ष ये, इसका शीर्ष ये। क्लियर। तो एक गोलार्ध में एक त्रिभुज, तो 2 गोलार्धों में 2 त्रिभुज। गोर 2 देशांतरों के मध्य का क्षेत्र होता है। क्लियर। अगर एक ही गोलार्ध में गोर को देखें, उत्तरी या दक्षिणी, तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है? त्रिभुजाकार। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, ठीक है, इस गोर की जो चौड़ाई है वो घटती जाती है, घटती जाती है। क्लियर। तो ध्यान दें, आप देख लें, ये भूमध्य रेखा और ये ध्रुव, जो ध्यान दें भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, इनकी चौड़ाई घटती जाएगी। ध्रुवों पर तो बिल्कुल बिंदु हो जाएगा शीर्ष। तो त्रिभुज का आधार नीचे होता है, आधार। क्लियर। तो 2 त्रिभुजों के रूप में मिल जाता है कौन? गोर। क्लियर। कटिबंध क्षेत्र होता है, 2 अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र होता है कौन? कटिबंध। और गोर जो है 2 देशांतरों के मध्य का क्षेत्र होता है। क्लियर। मैं आगे ध्यान दें, आपको नई वीडियो प्राइवेट नहीं करूंगा, पहला वीडियो भी आज चढ़ जाएगा आपका। तो ध्यान दें, यह आपको बिल्कुल सावधानी से देखना है एक एक चीज को, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आगे चलना है, यह देखें 1 बाय 1। गोर 2 देशांतरों के मध्य के क्षेत्र, 2 देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को गोर कहा जाता है। क्लियर। गोर की सर्वाधिक चौड़ाई भूमध्य रेखा पर होती है। किस पर होती है? भूमध्य रेखा पर। एक ही गोलार्ध में या तो उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर। या पूर्व पश्चिम नहीं, एक ही गोलार्ध के संदर्भ में गोर की आकृति त्रिभुजाकार होती है। कौन से आकार में होती है? त्रिभुजाकार। जिसका आधार, इस त्रिभुज का आधार भूमध्य रेखा तथा शीर्ष ध्रुव होते हैं। कौन होते हैं? ध्रुव होते हैं। ये सारी बातें मैंने यहां लिख दी। क्लियर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक एक बिंदु आपको डिस्क्राइब करता चल रहा हूं। मैंने फॉर्मेलिटीज नहीं की बिल्कुल भी कि एक अक्षांश इतने होते हैं, देशांतर उत्तर से ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। सही है वो लाइन, लेकिन उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके देखो, ठीक है, कि समान मान वाले कोणों को मिलाने वाली, देशांतरीय कोणों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा होती है, जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है।
क्लियर। तो एक एक चीज का अपन डिस्क्राइब करते हैं, चलते हैं। एक गोलार्ध में त्रिभुजाकार, वेरी गुड मोहिनी शर्मा, ठीक है। एक गोलार्ध में त्रिभुजाकार आकृति होती है। सीधा आ जाए, निम्न में से गोर की आकृति होती है। ए आयताकार, बी त्रिभुजाकार, सी वृत्ताकार और डी वर्गाकार। तो देखना उसमें लोग वृत्ताकार को टिक करके आ जाएंगे, जबकि आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है उसकी। दो त्रिभुज जुड़े हुए हैं, दो त्रिभुज जुड़े हुए हैं। जीतन वर्मा, बेटा ध्यान दें, मिशन के टोल फ्री नंबर पे आप बात कर सकते हो। और ये एक अच्छी बात है कि हम लोग 18 तारीख से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप मिशन के टोल फ्री नंबर पे आप बात कर सकते हो और इस पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सारी तैयारियां हमारी पूर्ण हो चुकी है और 18 तारीख से हम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन भी चलेगी, ऑफलाइन भी चलेगी। क्लियर, धन्यवाद दोस्तों। तो ये आपको सही समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि गोर की संख्या कितनी है। ये अपनी पृथ्वी और पृथ्वी पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी देखनी है आपको, क्षेत्र देखना है। तो ये देखें, ये पहला और ये दूसरा देशांतर। मान लो ये 74 डिग्री है और ये 75 डिग्री है। तो ऐसे टोटल जो गोर है, इन गोर कितने बनते हैं? ऐसे गोर ग्लोब पर कितने हैं? ऐसे गोर ग्लोब पर कितने हैं? तो ध्यान दें, ऐसे गोर जो कि 1 डिग्री के अंतराल पर है। कितने डिग्री के? 1 डिग्री के अंतराल पर है, 1 डिग्री देशांतर के अंतराल पर है। ऐसे गोर की कुल संख्या जो ग्लोब पर है वो 75 ना वो ध्यान दें कितनी है, 360 है। 1 डिग्री देशांतर के अंतराल पर ग्लोब पर गोर की संख्या 360 होती है। कितनी होती है? 360 होती है। क्लियर। 111.32 किलोमीटर की दूरी। चलिए, क्लियर। कितनी होती है? 360। जबकि कटिबंध की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताओ। बता चुका हूं मैं शायद। कटिबंध की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताएं मुझे। कटिबंध की संख्या कितनी होती है? कटिबंध की संख्या कितनी होती है? ये तो गोर की हो गई। कटिबंध की संख्या कितनी होती है? कटिबंध एक डिग्री अक्षांश के अंतराल पर, कटिबंध किसे कहते हैं? 1 डिग्री अक्षांश के अंतराल पर ग्लोब पर कटिबंध की संख्या कितनी होती है? तो दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। क्लियर। जितने देशांतर इतनी गोर। वेरी गुड लक्ष्मीकांत शर्मा, वेरी गुड। गोर संख्या 360। कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो कटिबंधों की संख्या 180 है। कितनी है? 180। कहीं 179 मत कर देना, 179 मत कर देना। कटिबंधों की संख्या, ठीक है। ये जो एरिया है ये कटिबंध है। कटिबंधों की जो संख्या है वो ध्यान दें 180 है। ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो 0 से 90, तो 90 ये आ गए और 90 ये हो गए, तो कितने हो गए? 180। 90 उत्तरी गोलार्ध के और 90 दक्षिणी गोलार्ध के। क्लियर। 90 90 180। अब देखें दोनों में अंतर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। 180 होती है, कितनी होगी? 180। क्लियर। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे। चलिए, ये लाइन,
एक तरफ आ गया आपका गोर, ये गोर कटिबंध, और एक तरफ आ गया गोर, ठीक है, ये गोर और ये कटिबंध। गोर और कटिबंध अंतर क्या है, क्या क्या अंतर है, वन बाय वन लिखते चल रहा हूं मैं। पहला, कटिबंध दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र, आप भी नोट करते चलें, दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र, दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र। क्लियर? आकृति, ठीक है, इनकी जो आकृति होती है वो ध्यान दें समानांतर रेखाओं के संदर्भ में विषम कोणीय चतुर्भुज के समान होती है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान होती है। क्लियर? जबकि ध्यान दें इनकी आकृति एक ही गोलार्ध में त्रिभुजाकार होती है। क्लियर? तीसरे नंबर पे ध्यान दें, थर्ड नंबर पे इनकी संख्या 180 होती है, इनकी संख्या 360 होती है। चौथा, ये असमान क्षेत्रफल के होते हैं, यानी ध्यान दो भूमध्य रेखा के पास वाला जो कटिबंध है वो बड़ा होगा और भूमध्य रेखा से दूर वाला कटिबंध छोटा होगा। क्षेत्रफल देखो, ये 0 डिग्री, ये 10 डिग्री, ठीक है, और ये 20 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो आप देख सकते हो 0 से 10 डिग्री वाला कटिबंध बड़ा होगा, और ध्यान दें 20 से 30 डिग्री यानी ध्रुवों की ओर जाने पर कटिबंधों का क्षेत्र घटता जाता है। ये असमान क्षेत्रफल के होते हैं, ये समान क्षेत्रफल के होते हैं, समान क्षेत्रफल के होते हैं, ठीक है। इनसे जलवायु का प्रदर्शन किया जा सकता है, जलवायु या भौतिक आंकड़ों का प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। इनसे ध्यान दें समय व तिथि के संदर्भ में इनका प्रयोग होता है, समय व तिथि के संदर्भ में इनका प्रयोग होता है। चलिए सर, विश्वत सहित 181 नहीं, विश्वत तो आधार है, भूमध्य रेखा हट जाएगी तेजल का दीवाना, ठीक है। भूमध्य 90 ऊपर के क्षेत्र, तभी तो मैं क्या कह रहा हूं यार दूरी नहीं है, दूरी होता तो फिर 181, ठीक है। ध्यान दे दूरी नहीं है, क्षेत्र है, बीच का एरिया, बीच का एरिया। तो एरिया में ध्यान दे एक नीचे की लाइन होगी, एक ऊपर की लाइन होगी, एक कॉमन लाइन जरूर आएगी। कॉमन लाइन उत्तरी गोलार्ध में कटिबंध की संख्या 90 होती है। विट्टू बेटा वेरी गुड, पार्ट 1 प्लेलिस्ट में आज आ जाएगा, पार्ट 1 प्लेलिस्ट में जीतू बेटा आज डाल देंगे। तो क्या आप ऑनलाइन क्लास नहीं, ऑनलाइन क्लास भी चलेगी, ठीक है, लेकिन मिशन की पूर्णतः तैयारी हो चुकी है ऑफलाइन के लिए। आप ध्यान दें मिशन रीट धरोहर आ चुकी है मार्केट में, और मिशन नए सेगमेंट के साथ आई है, पूरा चेंजेस के साथ आई है, नए ग्राफिक डिजाइन के साथ आई है। और मिशन ने अपना ध्यान दें ऑफलाइन स्टार्ट 18 तारीख से कर दिया है। कब से? 18 तारीख से। आप मिशन के टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हो और अपने सुविधा के अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों में ही देख ले, ये अंतर देख लें, दो अक्षांशों के मध्य कटिबंध और जोन दोनों का ही मैंने डाटा लिख दिया बोर्ड पे। क्लियर? जल्दी करें, जल्दी से इसे नोट करें। रजिस्ट्रेशन खुले हैं, आप मिशन के टोल फ्री नंबर पे बात कीजिए
और आपको सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों? चलिए अब देखते हैं ग्लोब पर दो प्रमुख याम्योत्तर, पहले उनको देखते हैं। तो ग्लोब पर प्रमुख याम्योत्तर, ठीक है, मेरिडाइन याम्योत्तर। पहली प्रमुख याम्योत्तर है वो है ग्रीनविच रेखा। कौन सी है? ग्रीनविच रेखा। और दूसरी प्रमुख याम्योत्तर है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, उसके बाद समय के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद दिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रीनविच रेखा, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाते समय एक बात बताई थी, वो ये थी कि ग्लोब पर 3 रेखाएं ऐसी है जिनके आगे दिशा नहीं होती है। एक एक वर्ड को पकड़ना, यह नहीं है कि सर हमने तो ये देख लिया और वो देख लिया। कमेंट्स बॉक्स में आंसर क्वेश्चन पूछो, जी भर के पूछो, ठीक है। मैं आपको प्रत्येक वीडियो के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे आंसर बताऊंगा, लेकिन वो संदर्भ टॉपिक के हैं। जैसे मेरे दूसरे वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया कि अक्ष को क्या कहा जाता है, तो अक्ष जो है वो सेकंड चैप्टर का पार्ट है पृथ्वी की गतियों का, वहां उसका आंसर बताऊंगा मैं। क्लियर? तो और एक आया था प्रदीप्ति किसी कहते हैं, वो भी अगले चैप्टर में आएगा, ठीक है, उस अगले चैप्टर में देखेंगे अपन उसको। फिलहाल देखें कि 3 रेखाएं ऐसी है जिन पर दिशा नहीं होती है। किस पर? ग्लोब पर। मैंने ग्लोब बोला है, ग्लोब का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। पहली रेखा है वो रेखा है भूमध्य, दूसरी रेखा है ग्रीनविच, और तीसरी रेखा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डे लाइन, IDL, ग्रीनविच। इन 3 रेखा, रीड के लिए NCERT बुक्स पढ़े या नहीं? 100% पढ़ो बेटा मुकना राम जी, 100%। कांता शर्मा, जलवायु भौतिक स्थिति, क्या कहना चाह रहे हो बेटा कांता? 5वें में। अच्छा, उधर जो है ये देख ले, जलवायु मेजरली जलवायु है, भौतिक तो मैंने यूं लिख दिया कि जलवायु जो है वो भौतिक का पार्ट है। यहां थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, कांता ने जैसे एक लिखा था कि मेनली जलवायु के आंकड़े प्रदर्शित करने में किया जाता है ताप कटिबंध, दाब कटिबंध, और जलवायु किसका पार्ट है? भौतिक भूगोल का। किसका? भौतिक। इसलिए मैंने आगे भौतिक लिख दिया है। यह ना सोचे कि पर्वतों का निर्धारण अक्षांशों से होता है, ठीक है। पर्वतों का निर्धारण तो ध्यान दें वो अलग ही थ्योरी है, उसकी अलग ही थीम है, ठीक है। पर्वत कोई अक्षांशों के अनुसार नहीं बनते कि अपन ये कहें कि हिमालय पर्वत जो है उसका निर्धारित था कि 37 डिग्री अक्षांश 30 डिग्री अक्षांश के पास ही होगा। अपन ये नहीं कह सकते कि अगले आने वाला जो पर्वत है वो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर बढ़ेगा। वो पर्वतों की उत्पत्ति की थ्योरी अलग है, टेक्टोनिक थ्योरी अलग है, ठीक है। यहां बेटा सिर्फ ध्यान रखना, जलवायु है तो जलवायु किसका पार्ट है? भौतिक ज्योग्राफी का है, फिजिकल ज्योग्राफी का है। क्लियर? चलते हैं अपन आगे। तो ये 3 रेखाएं हैं जिन पर दिशा नहीं होती। क्लियर? दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये तीनों रेखाएं कटिबंधों का निर्धारण करती है। सॉरी, गोलार्धों का, कटिबंध नहीं, गोलार्धों का निर्माण करती है, गोलार्धों का निर्धारण करती है तीनों रेखाएं। इसलिए ध्यान दें इन पर दिशा नहीं होती है। कहां? ग्लोब में। और वास्तव में भी इन पर दिशा नहीं होती। वो तो अपन मानचित्र पढ़ते हैं ना, तो मानचित्र में यो आता है साहब, ठीक है, 0 डिग्री में तो आएगी नहीं, ठीक है, न इस 0 डिग्री पे आएगी, न तो ग्रीनविच पे दिशा आएगी, न इस पे आएगी। लेकिन 180 डिग्री देशांतर के आगे यहां लिख दिया जाता पूर्वी, और इस 180 डिग्री के आगे क्या लिख दिया जाता? पश्चिमी। वो सुविधा के लिए गोलार्धों के संदर्भ में कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक पूर्व वाले क्षेत्र में,
इसे पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है, इसलिए यहां पूर्वी हो जाती है, और यह पश्चिमी इसलिए हो जाती है कि यह पश्चिमी गोलार्ध है। वो सिर्फ मैप में है, और वो भी ध्यान दें छोटे बच्चों को समझाने के लिए, कार्टोग्राफी में नहीं है, ठीक है, छोटे बच्चों को समझाने के लिए। कार्टोग्राफी में यह कहा जाता है कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के मध्य, ठीक है, के मध्य ग्रीनविच रेखा से लेफ्ट साइड का जो एरिया है, लेफ्ट साइड का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, जिसमें दिन की शुरुआत पहले होती है। क्लियर? दिशा नहीं आती इनके आगे, क्या नहीं आती? दिशा। आप देखो ग्लोब पर, आप ये कहोगे 180 डिग्री पर खड़े हो, ठीक है, ये कहोगे कि ये 180 डिग्री पूरब है, तो आपके पीछे वाला जो उसी लाइन पर खड़ा है वो कह देगा नहीं ये 180 डिग्री पश्चिम है, फिर तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आप उस लाइन पर खड़े हो तो ये कहोगे कि ये जो एरिया है कौन सा, जापान साइड का, वो तो है पूर्वी गोलार्ध में, और ये यूएसए साइड का एरिया है, ये है पश्चिमी गोलार्ध में। किसमें? पश्चिमी गोलार्ध में। क्लियर? तो 3 रेखाओं पर ध्यान दें, दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? दिशा। 3 रेखाओं पर दिशा नहीं होती है, यह आपको ध्यान में रखना, क्योंकि यह गोलार्धों का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? गोलार्धों का। अगर पूछ ले कि कौन से अक्षांश पर दिशा नहीं है, ठीक है, ए कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी भूमध्य रेखा पर, डी ध्रुव पर, तो किस पे दिशा नहीं है? भूमध्य रेखा पर नहीं है। कौन से देशांतर पर दिशा नहीं है? तो ग्रीनविच रेखा पर दिशा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर, ग्रीनविच रेखा, ठीक है, कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, दोनों का निर्धारण पहले तो देख लें, 1884 में किया गया है, ठीक है, 1884 में ही दोनों का निर्धारण किया गया है, 1884 अक्टूबर, तो 1884 में दोनों का निर्धारण किया है। ग्रीनविच रेखा की वैल्यू 0 डिग्री याम्योत्तर है, 0 डिग्री याम्योत्तर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की वैल्यू 180 डिग्री याम्योत्तर है, 180 डिग्री याम्योत्तर है। ग्रीनविच रेखा मानक समय रेखा है, समय जो है, जोन जो है, टाइम जोन बोला मैंने, ठीक है, सिंपल जोन नहीं बोला। सिंपल जोन का मतलब तो अक्षांश हो गए, कटिबंध हो गए। मानक समय रेखा, ठीक है, और ये हो गई मानक तिथि रेखा, मानक तिथि रेखा। क्लियर? मानक तिथि रेखा। साथ के साथ ध्यान दें, दोनों रेखाएं मिलकर, साथ के साथ अब आपको ध्यान में रखना है, साथ के साथ दोनों रेखाएं मिलकर, दोनों रेखाएं मिलकर एक वृहत वृत्त का निर्माण करती है। ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करती है दोनों रेखाएं मिलकर, और इस वृहत वृत्त से ही पूर्वी व पश्चिमी गोलार्धों का निर्धारण होता है, पूर्वी व पश्चिमी गोलार्धों का निर्धारण होता है, पूर्वी व पश्चिमी गोलार्धों का निर्धारण होता है। यह ग्लोब आपके सामने, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, कौन सी? 0 डिग्री, ये ब्लैक से डॉट हो रखा है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। इसके जस्ट अपोजिट में, यहां पीछे की ओर, ये पीछे की ओर, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, दोनों मिलकर, अब मैं इसको यो ले रहा हूं 90 डिग्री के कोण पर, दोनों मिलकर, ठीक है, यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मेरी तरफ है, और अपोजिट साइड में कौन सी है? ग्रीनविच। दोनों मिलकर दो गोलार्धों का एक वृहत वृत्त का निर्माण कर रही है। ये पृथ्वी को काटेंगे, ठीक है, तो ये यूएसए दिख रहा है, ये पश्चिमी गोलार्ध में, और ये इधर वाला भाग पूर्वी गोलार्ध में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इस समय मेरे नाक के सामने है। मान लो मेरा नाक सूरज है, ठीक है, क्या है? सूरज। तो दिन की शुरुआत इस रेखा से होती है। अब देखो ध्यान से, यो पश्चिम की ओर घूम रही है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में सूरज, ये मेरा चेहरा, और ये दिन की शुरुआत, तो यो आगे बढ़ते ही कौन आया? जापान। नीचे कौन है? न्यूजीलैंड। नीचे कौन है? न्यूजीलैंड। जापान और न्यूजीलैंड, क्लियर, वो सबसे पहले आएंगे। तो ये पूर्वी गोलार्ध स्टार्ट हो गया, और ग्रीनविच रेखा से ये पश्चिमी गोलार्ध स्टार्ट हो गया। दोनों मिलकर एक वृत्त वृत्त का निर्माण करती है। 4 वापस समझाओ तो ध्यान दें,
ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री याम्योत्तर कहलाती है, मानक समय रेखा कहते हैं। दोनों का निर्धारण 1884 में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री याम्योत्तर है, दोनों के आगे दिशा नहीं है, दिशा नहीं है, ठीक है। और 180 डिग्री को मानक तिथि रेखा कहा जाता। अब आगे देखें, दोनों रेखाएं कौन कौन सी, ग्रीनविच और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये ग्लोब से चल रही है, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और इसके जस्ट अपोजिट ये ग्रीनविच। ग्रीनविच तो ये तो हो गए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, फिर ये ग्रीनविच रेखा, ये दोनों मिलकर एक पूर्ण वृत्त वृत्त का निर्माण करती है। दोनों मिलकर वृहत वृत्त का निर्माण करती है। इस वृहत वृत्त से अब मैं ग्रीनविच रेखा को अपने मुंह के आगे, यह ग्रीनविच रेखा, इस ग्रीनविच रेखा से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की ओर जो लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ध्यान दें पूर्वी गोलार्ध आएगा। क्या आएगा, पूर्वी। और ध्यान दें इससे इधर चलेंगे तो ये पश्चिमी गोलार्ध, राइट साइड में जाएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध आएगा। तो दोनों मिलकर ग्लोब पर ये ग्रीनविच इधर चले अपर, ठीक है, लेफ्ट साइड में चले तो क्या आएगा, पूर्वी गोलार्ध, और राइट साइड में चले तो क्या आएगा, पश्चिमी गोलार्ध। कहां तक आएगा ये देखें आप, इसको इस तरीके से देखें, इसको इस तरीके से देखें, ये ग्रीनविच और ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध, और ग्रीनविच से ध्यान दें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये राइट साइड का भाग, ये पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और ये वृहत वृत्त ये नॉर्थ पोल है। क्या है, नॉर्थ पोल है। क्लियर दैट्स। तो ध्यान से देखें वापस दोनों लाइनों को बड़े सावधानी से। मैं अपना कर्म करता चल रहा हूं, आप भी अपना कर्म करते चलें, लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। चलिए और समझते चलें, जहां दिक्कत हो वहां तुरंत कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन लिखें। आप अनर्गल बात के बजाय क्वेश्चन लिखें, पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध। तो दोनों मिलकर वृहत वृत्त का निर्माण करती है, जिस वृहत वृत्त से पूर्वी व पश्चिमी गोलार्धों का निर्धारण होता है। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि एक रेखा से तो तिथि का निर्धारण होता है और दूसरी से समय का निर्धारण होता है। समय ध्यान दें, अगर राउंड पूरा हो जाए पृथ्वी का रोटेशन का तो तिथि का निर्धारण होता है। तो पहले ध्यान दें महत्वपूर्ण कौन हो जाती है, ग्रीनविच, क्योंकि ग्रीनविच से समय निकाला जा रहा है और समय मिलकर तिथि बनती है। तो ज्यादा तो प्रधान याम्योत्तर कौन कहलाती है, ग्रीनविच कहलाती है। प्रधान दोनों में से भी ध्यान दें, प्रधान याम्योत्तर अपन किसको कहते हैं, ग्रीनविच को कहते हैं, क्योंकि ध्यान दें ग्रीनविच से समय का निर्धारण होता है और इसी कारण इसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, प्रधान याम्योत्तर कहा जाता है। जबकि ध्यान दें यह भी मुख्य देशांतर रेखा है, यह भी मुख्य देशांतर रेखा है, इससे भी तिथि का निर्धारण होता है। लेकिन तिथि निर्धारण करने के लिए तो ये टेढ़ा एंड मेढ़ा एंड टेढ़ा एंड मेढ़ा यानी मुड़ जाती 7 जगहों से, घूम जाती हूं। क्लियर। लेकिन ये नहीं घूमती, ये तो जो चल रही है वैसी की वैसी चल रही है। अब बाई चांस इस रेखा से इधर है, ठीक है, तो उसमें टाइम जोन चेंज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी टाइम में, लेकिन दिनों में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये मुड़ी हुई होती है, ये मुड़ी हुई होती है, ये सीधी होती है, सीधी खींची जाती है, ठीक है। और ध्यान दें इसे सुविधा के अनुसार क्योंकि ये दिन का निर्धारण करती है, मोड़ दिया जाता है। अब मान लो मैं यहां खड़ा हूं और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजर रही है और मेरा बर्थडे आता है सोमवार को, ठीक है, और दिन की शुरुआत इधर से हो रही है और सोमवार मान लो 6 दिसंबर को मेरा बर्थडे आता है, तो मैं क्या करूंगा, इधर सोमवार को 6 दिसंबर को बर्थडे मना लिया, फिर पृथ्वी आई तो इधर सोमवार फिर दोबारा आएगा 6 दिसंबर का, मैं उठ के इधर आ गया। करवा चौथ का व्रत तो, ठीक है, और मम्मी है तो ध्यान दें इधर सोमवार, पापा की उम्र अगर आपको गुणात्मक रूप से बढ़ानी है तो मम्मी को इधर भेज दो। क्लियर। एक व्रत इधर का हो गया, फिर एक व्रत इधर का हो गया, 2 व्रत हो जाएंगे। कितने व्रत हो जाएंगे, 2। और पापा कितने साल जिएंगे, 200 साल। क्लियर। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मुड़ी हुई होती है, दिन का लफड़ा चल जाता है। टाइम तो फिर भी बुरा टाइम है, साहब सहन कर लेंगे, यहां तो बुरे दिन चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, बुरे दिन। चलिए आगे समझ में।
क्लियर? तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सुविधा के अनुसार इसे मोड़ दिया गया। और ध्यान दें, प्रधान इन दोनों में से भी मुख्य कौन सी है? प्रधान ग्रीनविच रेखा, प्रधान यामी उत्तर। अब अपन इसका ग्राफिक्स देखते हैं, ग्राफिक्स देखते हैं। आज तो ग्राफिक्स देखे ही नहीं, मुस्कुराते रहिए, आप कर्क रेखा पर है। किस पर है? कर्क रेखा पर। चले आगे, चलिए। ये इक्वेटर का सीन है। किसका? इक्वेटर का, इक्वेडोर में, युगांडा, कर्क मकर रेखा। आहा, ये देखें, ये इसको बड़े सावधानी से चित्र को देखना है। ये ग्रीनविच लेबोरेटरी का पार्ट है, ये ले लेते हैं कलर। और ये यहां से देखो, समय निर्धारित हो रहा है, समय निर्धारित हो रहा है। इस रेखा के एक ओर, उधर की ओर पूर्वी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी। एक और पूर्वी गोलार्ध है और एक और पश्चिमी गोलार्ध है। इस बिल्डिंग के एक और पूर्वी गोलार्ध, एक और पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर? एक और पूर्वी और एक और पश्चिमी गोलार्ध। ग्रीनविच लेबोरेटरी, ग्रीनविच लेबोरेटरी। आगे चलते हैं इसी क्रम में, आगे चलते हैं इसी क्रम में, चित्र को देखते हैं। इस चित्र को बाद में देखेंगे। हां, ये देखें, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच। ज्योग्राफी वाले विद्यार्थी तो अभी मैं नाम बोलूंगा तुरंत समझ जाएंगे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, सर क्या कहना चाह रहे हैं। सर जॉर्ज एरी, सर जॉर्ज एरी 1851 में यह लेबोरेटरी निर्धारित की थी सर जॉर्ज एरी ने। किसने? सर जॉर्ज एरी ने। क्लियर? और इसी लेबोरेटरी से यह रेखा डिसाइड की जाती है, मानक समय रेखा। यह लिखा हुआ है सर जॉर्ज एरी, टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है 151 से 54। ठीक है? ग्रीनविच, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच। और यह कहां है? लंदन। ये कहां? लंदन। और ये इसी लेबोरेटरी के बाहर की घड़ी है जो हमें अंतरराष्ट्रीय समय का निर्धारण करती है, टाइम जोन का निर्धारण करती है। किसका? टाइम जोन का। क्लियर? हां, धन्यवाद, मुस्कुराते रहे आप। मिशन में है। किसमें है? मिशन में। अगला इसी क्रम में चित्र देखते हैं। हां, ये प्राइम मेरिडाइन ऑफ द वर्ल्ड, ये उसी जो एक पहले चित्र देखा था, ठीक है, ये जो चित्र है इसके यहां का पोर्शन है, ये इस जगह की फोटो है, इस सीट का चित्र है। और वो जो घड़ी है वो बाहर की है। किसकी है? बाहर की। ये घड़ी बाहर की है, ग्रीनविच लेबोरेटरी के बाहर की। ये अपर पार्ट है, यहां लिखा प्राइम मेरिडाइन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व की। ये देखें, ठीक है, दोनों का टाइम अलग चल रहा है। इधर पूर्वी गोलार्ध है, इधर पश्चिमी गोलार्ध है। दोनों के टाइम के संदर्भ में ये ग्रीनविच लेबोरेटरी है। ठीक है? ये पवन ऊपर ही ऊपर पवन की दिशा बताता है और डायरेक्शन चेंज होती है ग्लोब के संदर्भ में। क्लियर? और निर्धारण कब किया गया था? 84 में। कब किया था? 84 में, 1884 में। क्लियर? चलिए, ग्रीनविच लेबोरेटरी का चित्र था ये। आगे देखेंगे अपन इनको। हां, इस चित्र को आपको देखना है। यहां से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि ग्रीनविच रेखा जो है कौन कौन से, फिर कल ये सर नहीं आएंगे क्या फॉर्म भरने? ग्रीनविच कौन से देश से गुजरती है? तो पुष्पराज शर्मा, बेटा देखो बोर्ड पे आप ही के सामने सारे देशों के नाम लिखे हैं, सारे देशों के नाम लिखे हैं। धर्मिष्ठा, बांसवाड़ा, सारे देशों के नाम लिखे हैं बच्चों। ठीक है? सारे देशों के नाम लिखे हैं। क्लियर? मैं पानी पी लेता हूं, एक गुटक। पानी पी लेता हूं, एक गुटक। देखो, देखें, नाम नोट करो सारे बच्चे, नाम नोट करो।
पहला ब्रिटेन, ब्रिटेन से ग्रीनविच लेबोरेटरी से यह रेखा गुजरती है, 1884 में निर्धारित की गई थी। और रॉयल वेधशाला, नाम क्या है, रॉयल लंदन। ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद स्पेन। तीन देश तो किसके हैं, तीन देश तो है बच्चों, तीन कंट्री तो है, तीन देश तो है यूरोप के। ये तीन देश किसके हैं, यूरोप। बाकी ध्यान दें, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। पांच देश जो है वो किसके हैं, अफ्रीका के। किसके, अफ्रीका। क्लियर, पांच देश अफ्रीका के। महाद्वीप कितने हैं, तो महाद्वीप कितने महाद्वीपों से गुजरती है, तो पहला यूरोप, दूसरा अफ्रीका और तीसरा अंटार्कटिका। ये नीचे आ रही है, देखो ये नीचे आ रही है, कहां आ रही है, अंटार्कटिका। नीचे देखो अंटार्कटिका लिखा है, क्लियर, अंटार्कटिका। ये अफ्रीका और ये यूरोप, तीन महाद्वीपों से गुजरती है, ठीक है। और देश कितने हैं, 8। 8 देशों में सबसे ऊपर कौन सा, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। ये कितने देश हो गए, ये 8 देश हो गए। और महाद्वीप कितने हो गए, 3 महाद्वीप हो गए। कौन सी रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे यह बताएं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डे लाइन कितने देशों से गुजरती है, कितने देशों से गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने देशों से गुजरती है, जल्दी से बताएं कमेंट्स बॉक्स में लिखकर। क्लियर सर, दोबारा समझ में, तो देखिए सबसे पहले कौन सा महाद्वीप है, यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन। ये 3 देश यूरोप महाद्वीप के। 5 देश अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना, ये किसके हैं, अफ्रीका के। महाद्वीपों में यूरोप और अफ्रीका। नीचे नीचे कौन सा है, अंटार्कटिका भी है, अंटार्कटिका भी है। हाँ, 180 के ईस्ट वेस्ट जाने पर एक दिन का, हाँ आगे कल पढ़ेंगे अपन। क्लियर, 3 महाद्वीपों से गुजरती है और 8 देशों से गुजरती है। वेरी गुड विक्रम बेटा, वेरी गुड। मैं ये कह रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने देशों से गुजरती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डे लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डे लाइन। ये तो हो गई ग्रीनविच। ग्रीनविच 8 देश और 3 महाद्वीप से एक्रॉस होती है। अब यह बताएं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने देशों से गुजरती है। बार बार यह सवाल पूछ रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने देशों से गुजरती है। तो इस गरीब का एक निवेदन है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भी देश से नहीं गुजरती, क्योंकि देश इसको इग्नोर करता है। वरना जिस देश से गुजर जाएगी वहां ध्यान दें 2 करवा चौथ हो जाएगी, ठीक है। यहां से गुजरी तो इधर मम्मी की करवा चौथ, इधर पापा की करवा चौथ, ठीक है, 2 करवा चौथ हो जाएगी। ध्यान दो वापस, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रत्येक देश अपने नियत समय को निर्धारित करने के लिए मोड़ देता है पास में से। क्लियर, उसको अगर गुजार देंगे तो एक ही घर के ऊपर से निकल रही है तो इधर सोमवार हो जाएगा एक ही घर में। जैसे इधर किचन है, ठीक है, किचन में गई मम्मी तो सोमवार, और किचन से इधर बेडरूम में आई तो वापस क्या हो जाएगा, रविवार। अतः ध्यान दें, देश जो है हटाता है किसको, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को। ये किसी देश में नहीं है, ठीक है। यू टर्न होके यू टर्न हो जाएगी। आ गया समझ में, बिल्कुल क्लियर, खाली समझ। और वेरी गुड अस्मील खान, प्रशांत महासागर में से गुजरती है, सागरों से गुजारी गई है, ठीक है। वरना दिक्कत हो जाती अगर किसी घर से गुजरे तो इधर से इधर आए, इधर से इधर, और बीच में रेखा गुजर रही है, दिक्कत ही दिक्कत हो जाती। कल अपन आगे समय निकालना और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में दिन कैसे चेंज होता है, इन चीजों को अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ध्यान से सुने, मिशन ने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है 18 तारीख से, पूरी तैयारी कंप्लीट है। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये क्लासेस तो आपकी चली रही है,
धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।